हेलो फ्रेंड्स, हम आज डायफ्रैक्शन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। डायफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क और ऑब्स्टेकल। ये हम सब फ्रेनेल क्लास में पढ़ रहे हैं कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सर्कुलर डिस्क और ऑब्स्टेकल। यहाँ जो सर्कुलर डिस्क जो शब्द काम में लिया गया है वो ठीक इस प्रकार है। ये कोई एक गोलाकार सर्कुलर जो है, मतलब वृत्त की तरह कोई एक डिस्क है जो कि यहाँ ए और बी की फॉर्म में लगाई गई है। यानी कि यहाँ जो ए बी है वो आपकी सर्कुलर डिस्क है। यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल शब्द भी काम में लिया गया। डिस्क और ऑब्स्टेकल यानी कि कोई भी सर्कुलर जो चीज होगी वो अगर ऑब्स्टेकल है वो भी सर्कुलर डिस्क की तरह ही वर्क करेगी। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जहां से एक सिंगल वेवलेंथ वाली तरंगदैर्घ्य निकलती हैं। ये आपकी स्क्रीन है, ए भी आपकी सर्कुलर डिस्क है आपकी, और W और W डैश आपका स्फेरिकल वेवफ्रंट है, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो एक फिनिट डिस्टेंस पे रखा है इसलिए। P यहाँ पर एक एक्सियल पॉइंट है जो कि सोर्स से होते हुए सीधी स्क्रीन पर O बिंदु को मिलाते हुए आता है, तो यहाँ पे O जो है वो एक्सियल पॉइंट के लिए पोल होगा। इस डायफ्रैक्शन सर्कुलर डिस्क के सॉल्व करने से पहले हम एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हम इन एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं या फिर हम सॉल्व करते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत ही आसानी से हो गया, लेकिन असल में इनकी अगर इतिहास देखा जाए, इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो थोड़ा मुश्किल नजर आता है। फ्रेनेल जिस समय में फ्रेनेल ने अपने ये एक्सपेरिमेंट्स किए, उस समय फ्रेनेल ने इन एक्सपेरिमेंट्स में हाइगेन के तरंग सिद्धांत का उपयोग किया, लेकिन उस समय तरंग सिद्धांत को मानने वाला एक अलग ग्रुप था और पार्टिकल सिद्धांत, कण सिद्धांत को मानने वाला एक अलग ग्रुप था। न्यूटन पार्टिकल सिद्धांत को मानने वाला था और उनके जो भी अनुयायी थे या सहयोगी थे वो सब पार्टिकल सिद्धांत को मानते थे, लेकिन हाइगेन जो था वो हमेशा तरंग सिद्धांत को मानता था। फ्रेनेल से पहले 1801 में थॉमस यंग ने YDS डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें तरंग सिद्धांत का उपयोग करके व्यतिकरण को सफलतापूर्वक एक्सप्लेन किया, लेकिन पार्टिकल सिद्धांत वह नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट का मैं नाम का जिक्र करूंगा जिसका नाम था पॉइसन, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है। ये पार्टिकल थ्योरी के सपोर्टर थे, ये मानते थे कि लाइट एक पार्टिकल है। पॉइसन ने फ्रेस्नेल की जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था सर्कुलर डिस्क के बारे में जो उन्होंने लिखा था, उस सिद्धांत को उन्होंने बहुत ही गहरे तरीके से पढ़ा और उस सिद्धांत का परिणाम निकाला, और उसका ये परिणाम था कि इस स्क्रीन के ऊपर सर्कुलर डिस्क के कारण इस P पॉइंट पर यहाँ पर एक वाइट डॉट बनना चाहिए, यानी कि वाइट फ्रिंज बननी चाहिए। हम अगर ज्योमेट्रिकल शैडो की बात करें तो यहाँ पर A और B का जो ये रीजन है ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है। यहाँ पर कोई भी तरंग या फिर कोई भी हमें वाइट फ्रिंज नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमें केवल ज्योमेट्रिकल जो शैडो उसमें केवल डार्क मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो तरंग है वो नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फ्रेनेल के सिद्धांत के अनुसार यहाँ P पॉइंट के ऊपर कोई ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए थी। ये उनके थ्योरेटिकल सिद्धांत का परिणाम था। लेकिन फ्रेनेल ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्हें कोई भी सेंटर पर कोई भी वाइट डॉट नहीं मिला। ये डॉट इस प्रकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी डॉट उन्हें वहां पर नहीं मिला। पॉइसन ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया और वो चाहते थे कि तरंग सिद्धांत गलत है और पार्टिकल सिद्धांत सही है। पार्टिकल सिद्धांत के हिसाब से यहाँ पर कोई वाइट डॉट नहीं बने, यहाँ पे कोई तरंग नहीं पहुंचेगी और ये शैडो रीजन मतलब काला रहेगा। लेकिन तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक वाइट डॉट मिलना चाहिए। फिर कुछ समय के बाद में जो तरंग सिद्धांत के जो अनुयायी थे या तरंग सिद्धांत को मानने वाले जो व्यक्ति थे, उनमें से एक थे एरागो ने उस प्रैक्टिकल को, इस परफॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से वापस परफॉर्म किया और वो उस
शेडो रीजन में यानी कि उस परछाई वाले रीजन में व्हाइट डॉट लाने में सक्सेस हो, जिस डॉट को बाद में पॉइजन डॉट या अरागो डॉट्स ये नाम दिए गए। लेकिन अरागो ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 2.2 mm 2 मिलीमीटर की ग्लास मेटलिक डिस्क, यानी कि ये जो उन्होंने डिस्क ली ये 2 mm की उन्होंने ये डिस्क ली और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म होने से तरंग सिद्धांत को नई जान मिली। अरागो ने ऑब्जर्व किया कि अरागो द्वारा ढूंढा गया वो व्हाइट स्पॉट है वो एक शताब्दी पहले भी किसी दो साइंटिस्ट द्वारा देखा गया था, जिनका नाम है डेविसले एंड मेरेडली। इन दोनों ने इस स्पॉट को पहले ऑब्जर्व कर लिया था, लेकिन वो उस स्पॉट की कोई भी व्याख्या नहीं कर पाए थे। इस जो सर्कुलर डिस्क का जो ये हमने डायग्राम बनाया है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किया उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उसके रिजल्ट से जो हैं वो इस प्रकार हैं कि ये जो डिस्क ली गई है ए और बी, जो सर्कुलर डिस्क ली गई है, ये डिस्क अगर आप छोटी लेते हैं, मतलब थोड़े कम साइज की लेते हैं अगर आप तो क्या होगा, स्मॉल साइज की लेते हैं तो आपका जो ये जो पी पॉइंट है, पी एक्सियल जो पोल पॉइंट है, ये आपका ब्राइट नजर आएगा। और इसको और छोटा करते हो, यानी कि इस सर्कुलर डिस्क को और भी छोटा लेते हो अगर, तो ये जो पी पॉइंट है वो और चमकदार होगा, यानी कि वो ब्राइट और भी ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाएगा। और इस पी पॉइंट पर व्हाइट बनेगा यानी कि ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगी, यानी फ्रिंज जो बनेगी वो व्हाइट बनेगी या डार्क बनेगी, ये केवल डिपेंड करता है इस डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि स्क्रीन और इस सर्कुलर जो डिस्क आपने ली है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पर ही डिपेंड करता है कि जो पी पॉइंट है वो ब्राइट होगा या डार्क होगा। ये इसके 2 या 3 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। अब हम शुरू करते हैं इसका मैथमेटिकल वर्जन। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम डायफ्रैक्शन जो पैटर्न निकालेंगे वो कहाँ निकालेंगे। नंबर 1 डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालेंगे हम पॉइंट पी पर, जो कि सोर्स से ओ होते हुए एस तक जाता है, यानी कि पहले तो हम पी, पहला वर्क है पी पॉइंट पर डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालना, जिसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं। दूसरा है कि पी से लेकर के जी के बीच जो कि एक शैडो रीजन है, जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, यहां पर किसी भी एक पॉइंट पर हम लोग जो है वो डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालेंगे, जिसे हम कहेंगे नॉन एक्सियल पॉइंट। और नेक्स्ट हम निकालेंगे जी और एफ, जो ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है उसके बाहर कहीं पर भी, जो कि यूजुअली हमें चमकदार दिखाई देता है, इस रीजन में हम लोग डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालेंगे। तो नंबर 1 है हमारा इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पी। हम एक्सियल पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे। अब एक एज्यूम कीजिए, माना जाए ये जो सर्कुलर जो एपरेचर है, ये एपरेचर अगर इस स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसको हमने फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन मेथड से डिवाइड कर दिया है, इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो डिवाइड जो हाफ पीरियड जोन्स हैं, माना जाए कि हमने बी जो दूरी है स्क्रीन और एपी की, वो इस तरीके से एडजस्ट की हमने कि जो ये एपरेचर है, जो सॉरी ये जो डिस्क है, जो ऑब्स्टेकल है, ये डिस्क इतनी ही साइज का जो है वो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का हाफ पीरियड जोन हो, यानी कि वो किसी भी पहले हाफ पीरियड जोन को ये रोक ले, जिसका डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था हमने।
अगर ये एक हाफ पीरियड जोन को रोक लेता है तो एक पहला हाफ पीरियड जोन तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, बाकी सारे जोन्स ओपन हो जाएंगे। यानी कि ये हाफ पीरियड जोन है, ये ब्लॉक कर लिया गया है और बाकी जो जोन्स हैं वो अलाउ है। यानी कि ये हाफ पीरियड जो पहला फर्स्ट है उसे ब्लॉक कर लिया गया है, वो भी इतनी ही साइज का है। तो वो हम लिखेंगे इस प्रकार, E0 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा P पॉइंट के ऊपर, वो लिखा जाएगा E01, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन की वजह से, माइनस E02 ये सेकंड हाफ पीरियड जोन की वजह से, क्योंकि पहले हाफ पीरियड जोन में और सेकंड हाफ पीरियड जोन में हमेशा लैम्बडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस होता है, और लैम्बडा बाई 2 के पाथ डिफरेंस की वजह से जो एम्पलीट्यूड जो है वो सेकंड का एम्पलीट्यूड जो है फर्स्ट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाता है, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि अगर पहले का एम्पलीट्यूड अगर इस प्रकार है तो नेक्स्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस प्रकार होगा, यानी कि इसमें प्लस लैम्बडा बाई 2 एम्पलीट्यूड का या 0 से पाई, यानी कि पाई का फेज डिफरेंस या फिर लैम्बडा बाई 2 पाथ डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर इसके लिए लिखूं 03 प्लस 04 ऐसे करूं अगर तो -1 n की पावर -1 E0n, ये इक्वेशन यहां एम्पलीट्यूड के लिए लिखी जाएगी। और अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करना चाहूं तो मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन लेता हूं, यानी कि जो E01 जो है वो बड़ा होगा E02 से, यानी कि जो पहले का जो एम्पलीट्यूड है वो दूसरे के एम्पलीट्यूड से क्या होगा, ऑब्वियस ज्यादा होगा, और जो E02 है वो ज्यादा होगा E03 से, यानी कि E02 ज्यादा किससे होगा, E03 से, और सोन, मतलब कि इस प्रकार चलता रहेगा, यानी कि जो पीछे वाला जो एम्पलीट्यूड वो ज्यादा होगा बजाय आगे वाले एम्पलीट्यूड के। तो हम एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन और लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन ये है कि E02 जो है, E02 यानी कि ये वाला, वो इसका और इसका दोनों के जोड़ का हाफ के बराबर हो, यानी कि ये किसके बराबर हो, E01 प्लस E03 के हाफ के बराबर हो। ये 02 के लिए अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। इसी प्रकार अगर मैं E03 के लिए लेता हूं अगर, तो E03 के लिए क्या अप्रोक्सीमेशन लूंगा मैं, E03 के लिए क्या लूंगा, 3 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 2 और 4 का जोड़ करने पर जो भी हाफ बनता है मतलब उनका आधा, यानी कि E02 प्लस E04 अपॉन 2, और इसी प्रकार सो ऑन। ठीक इसी प्रकार मैं सबके लिए लिख सकता हूं, और इसको अगर मैं अप्लाई करता हूं मेरी इस इक्वेशन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर E0 जो कि E01 by 2 प्लस E01 by 2 माइनस E02 प्लस E03 by 2 प्लस E03 by 2 एंड so on, -1 and -1 E0n by 2। इस इक्वेशन को मैंने, यानी कि जो भी प्लस के टर्म है इन सब को मैंने 1/2 के टर्म में लिखा है, और जो माइनस के जितने भी टर्म हैं इनको मैंने हूबहू रखा है। और इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से सॉल्व करूं अगर, तो होगा E0 बराबर E01 by 2 प्लस, अब देखिए E01 by 2 और E03 by 2 इन दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं, यानी कि E01 प्लस E03 by 2 माइनस E02, और ये कनेक्शन, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया और 03 माइनस लिखा और प्लस E03 by 2, और ये कहां तक चला जाएगा, -1 की पावर n-1 E0n by
2 तक। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम इस अप्रोक्सीमेशन से लेंगे, यानी कि E01 प्लस E03/2 किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली E02 के बराबर। ये इक्वेशन यहाँ पर पुट करने पर E0 बराबर E01/2 प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं E02 माइनस E02 प्लस E03/2 एंड कहाँ तक -1 n -1 E0n/2। इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस इक्वेशन को अगर मैं आगे फर्दर लिखूं तो ये सारी टर्म क्या हो जाएंगे आपस में इसी प्रकार कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसे खोल करके और आगे कर सकते हैं। जो फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा E0 बराबर E01/2 प्लस -1 n -1 E0n/2। ये इसका फाइनल रिजल्ट बचेगा, यानी कि यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखेंगे ये सारे टर्म अपने आप खुल जाएंगे। ये सीरीज नीचे हमने लिख ली है और इससे जो हमें परिणाम मिलेगा वो परिणाम मिलेगा कि टोटल जोन अगर इवन होते हैं, यानी कि इफ टोटल जोन्स आर इवन, यानी कि 2 4 6 या 0 जो भी होते हैं, तो ये इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन हो जाएगी E0 बराबर E01/2 और प्लस यहाँ पर जब भी हम यहाँ पर एक इवन नंबर लिखेंगे तो ये टर्म क्या आएगा, जैसे मान लिया यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 - 1 और माइनस होगा, यानी कि जब भी हम यहाँ पर इवन रखेंगे तो आएगा E0n/2। और अगर टोटल जोन क्या हो अगर ओड हो, अगर इफ टोटल जोन आर ओड, अगर टोटल जोन अगर ओड हो अगर तो इक्वेशन क्या हो जाएगी E0 बराबर E01/2 और यहाँ पर जब भी आप ओड नंबर यानी कि मान लिया 1 रखा 1 1 -1 0 E0 एंड प्लस में और /2। ये हमें फाइनल एम्पलीट्यूड मिलेगा हमें किसी भी P पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर हमने इवन चुने हैं अगर तो ये परिणाम आएगा, अगर हमने जोन अगर ओड चुने हैं तो परिणाम हमारा ये आएगा। और अगर जोन बहुत ज्यादा है, यानी कि जोन की संख्या अगर बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो E0 है वो किसके बराबर हो जाएगा E01/2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो E0n जो है वो नियर टू नियर 0 हो जाएगा, किसके लिए बहुत ज्यादा n बराबर इंफिनिटी के लिए, n बराबर इंफिनिटी यानी कि अनंत जोन होने पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस P पॉइंट पर आने वाले जोन की। मान लिया हमने जैसे पहले एज्यूम किया था कि ए बी अगर पहले जोन को रोकता है, अगर ए बी सर्कुलर पहले जोन को अगर रोक लेती है अगर तो क्या होगा, तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, वहां से वो इक्वेशन लिखी जाएगी E0 जिसमें से पहला जोन जो है पहला जोन रोक लिया गया है, तो क्या होगा वो इक्वेशन लिखी जाएगी ऐसे -E02 प्लस E03 माइनस E04 और -1/n -1 E0n/2, यानी कि इसमें पहला जोन ये जो सर्कुलर डिस्क है पहला हाफ पीरियड जोन इस सर्कुलर डिस्क द्वारा रोक लिया गया है, तो इसके बाद में जो सेकंड जोन उसे अलाउ किया गया वो आ सकता है। तो सेकंड जोन का एम्पलीट्यूड ये लिख दिया और थर्ड जोन का भी आ सकता है, फोर्थ जोन का भी आ सकता है, सो ऑन आ सकता है। तो इसी इक्वेशन को अगर मैं जो अगर रीडायरेक्ट करके लिखूं अगर तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं E0 बराबर -E0/2 और -E0/2 और प्लस E
E03 माइनस E04/2 माइनस E04/2 और इसी प्रकार सोन -1/n-1 E0n/2। यानी कि जिस प्रकार मैंने यहाँ पर E01 को दो पार्ट में डिवाइड किया था प्लस वाले को, ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर E02 को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और वहाँ पर मैंने पहले को दो पार्ट में डिवाइड किया, दूसरे को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर पहले दोनों पार्ट को डिवाइड किया और फिर नेक्स्ट पार्ट को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसका फर्दर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो होगा तो होगा E0 बराबर -E02/2 और माइनस मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचेगा E02/2 माइनस E03 और प्लस E04/2 और माइनस E04/2 एंड ये रहेगा -1/n-1 E0n/2 तक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ठीक हम E02 और E04 के अप्रोक्सीमेशन को हम किसके बराबर मान सकते हैं, E03 के बराबर, यानी कि E02 प्लस E04/2 है, ये अप्रोक्सीमेशन किसके बराबर होगा, E03 के बराबर हम मान सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने यहाँ पर जब सोल्व किया था तो हमने उसको माना था, ठीक इस प्रकार इसको फर्दर इस अप्रोक्सीमेशन को वहां रखने पर E0 बराबर होगा -E02/2 और ये वहां रखने पर -E03 माइनस E03 और माइनस E04/2 एंड सो ऑन -1 की पावर n-1 E0n/2। ये इक्वेशन हमारी वहां तक हो जाएगी। और हम यह मानते हैं कि जो जोन है वो n मतलब अनंत जोन है, n जोन होने पर ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये टर्म, ये जो लास्ट टर्म जो है हमारा वो नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, E0 बराबर -E02/2। ये इक्वेशन हमारी लास्ट बच जाएगी क्योंकि इस इक्वेशन में सब माइनस हो गया। हम फर्दर इसको ओपन करेंगे तो ये कैंसिल आउट होते रहेंगे और ये टर्म हमने n इंफिनिटी मान के इस टर्म को हमने वहां से हटा दिया। मान लिया वहां पे n जोन हमने लिए हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल एम्पलीट्यूड P पर जो आया वो कितना आया, E02/2। कब, जब पहला ब्लॉक कर दिया गया, पहला हाफ जोन ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर इंटेंसिटी जो क्या बनेगी, वो बनेगी E0n का स्क्वायर बराबर माइनस E02 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इसकी जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी I बराबर E02/4। ये आपकी इंटेंसिटी बनेगी कब, जब आपका पहला हाफ पीरियड जोन ब्लॉक कर लिया जाए। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस AB सर्कुलर एपरेचर द्वारा मान लिया 2 हाफ पीरियड जोन ब्लॉक कर लिए गए हैं, यानी कि कवर कर लिए गए हैं। तो फिर जो एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी E0 बराबर E03 माइनस E04 प्लस E05 एंड -1 एंड -1 E0n। ये इक्वेशन होगी, यानी कि 2 को ब्लॉक कर लिया गया, बाकी सब ओपन है, 03, 04, 05 सब ओपन है। और इस इक्वेशन को ठीक इसी प्रकार हम सॉल्व करने पर हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा इसका, वो मिलेगा E0 बराबर E03/2। ये हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा और इसको ठीक इसी प्रकार इंटेंसिटी में कन्वर्ट करने पर हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी, यानी कि ये इंटेंसिटी मिलेगी I1, तो इंटेंसिटी I2 कितनी मिलेगी, वो मिलेगी E03/2 का स्क्वायर बराबर E03/4। यहाँ पर इन दोनों इंटेंसिटियों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे E02 का मान है वो ज़्यादा है E03 से। तो इससे क्या होगा,
कि I1 की जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा है किससे, I2 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा जोन अगर इसके द्वारा ब्लॉक कर लिए जाते हैं अगर, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यही हमने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में पढ़ा था कि जब इस डिस्क को आप बड़ा करोगे तो क्या होगा, वो काफ़ी ब्लॉक्स को, काफ़ी हाफ पीरियड जोन्स को ब्लॉक करेगी, और ब्लॉक करने से क्या होगा, इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी इससे पी पॉइंट के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट इन ए शैडो रीजन। यानी कि ये जो शैडो रीजन है, इस शैडो रीजन के अंदर पहले हमने पी एक्सियल पॉइंट लिया, अब हम कोई भी नॉन एक्सियल पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मैं P1 पॉइंट ले लेता हूँ, तो क्या होगा, एस से जो है वो P1 पॉइंट पर कोई भी एक लाइन जा रही है। यानी कि इस P1 पॉइंट पर मेरे को यहाँ पर जो डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालना है, तो डायफ्रैक्शन पैटर्न निकालने के लिए हम जो सबसे पहले जो काम में लेते हैं वो लेते हैं हमेशा पाथ डिफरेंस काम में लेते हैं। यानी कि नॉन एक्सियल पॉइंट P1 के लिए जो पाथ डिफरेंस, जिसे कहते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होगा कि पहले S से A तक जाएगा, फिर A से यहाँ पर P1 पॉइंट तक जाएगा, और दूसरा क्या होगा, S से B पे जाएगा, और B से फिर कहाँ जाएगा, P1 पॉइंट पर जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, पाथ डिफरेंस लिखा जाएगा S से B और S से A दोनों सेम है, यानी कि लिखा जाएगा S B P1 माइनस S A P1, ये दोनों में पाथ डिफरेंस होगा। इसको मैं सॉल्व करके लिखता हूँ अगर, तो वो होगा S B प्लस B और P1 माइनस S A माइनस A P1। S B और S A है वो दोनों क्या है, समान है। S B और S A दोनों क्या है, समान है। अगर दोनों समान है तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो पाथ डिफरेंस बचेगा वो क्या बचेगा, B P1 माइनस A P1, ये इसका पाथ डिफरेंस बचेगा। और इस पाथ डिफरेंस के लिए जो कंडीशन है वो क्या लिखी गई है कि अगर यदि पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है, या 3 λ/2 है, या 5 λ/2 है, या फिर 2n+1 λ/2 है, ये अगर पाथ डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, अगर जो कि हाफ पीरियड जोन वाला, फ्रेनेल की हाफ पीरियड जोन वाला पाथ डिफरेंस अगर होता है अगर, तो हमेशा P1 जो पॉइंट है, ये जो P1 पॉइंट है, ये हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। और यदि इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस जो है, इन दोनों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस जो है वो अगर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, या फिर 2n लैम्बडा अगर ये होता है, अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच में अगर ये होता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी। क्या बनेगी, हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये अपने हाफ पीरियड जोन में भी ऑब्जर्व किया है कि पहला जो हाफ पीरियड जोन है वो तीसरे हाफ पीरियड जोन के आइडेंटिकल होता है। एम्पलीट्यूड में थोड़ा कम होता है तीसरा जोन, लेकिन वो दोनों एक ही फेज में होते हैं, दोनों एक ही फेज में होते हैं। इसीलिए अगर लैम्बडा जो है 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा ये सारे एक ही फेज में है तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जब ये λ/2, 3/λ, 5/λ2 होगा तो वो वहां पर हमेशा क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हमने दो चीज पढ़ ली है, किसी P पॉइंट एक्सियल पॉइंट पर, किसी P1 नॉन एक्सियल पॉइंट पर। और अब हम पढ़ेंगे इस शैडो रीजन के बाहर, यानी कि ये जो शैडो रीजन है, इस शैडो रीजन के बाहर, यानी कि G और F पॉइंट के बाहर, जहां पर डायफ्रैक्शन पैटर्न का क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी एट नॉन एक्सियल पॉइंट इन इल्यूमिनेटिंग रीजन, यानी कि ये वाला रीजन जो है, ये चमकदार रीजन है, यहाँ पर हम इंटेंसिटी का पता लगाएंगे। मान लिया मैं कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पर P2 पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस डायग्राम में और एक रचना करूँगा, और वो इस प्रकार करूँगा कि S से सीधा P2 पॉइंट पर जो है रे जा रही है, जो कि किसी O
1 किसी पोल से होते हुए जा रही है यहाँ पर, और ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट है आपका। तो P2 पॉइंट पर जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका कौन कौन सा पार्ट जा रहा है उसको हम देखते हैं। यानी कि P2 पॉइंट पर एक तो W और O1 ये वेव फ्रंट वहां पर जाएगा, P पॉइंट पे जा सकता है, यानी कि W1 और O1 ये वेव फ्रंट जा रहा है। दूसरा O1 से लेकर के और A इसके बीच में से भी कोई वेव फ्रंट जा सकता है अगर हम इनको हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड कर दें तो यानी कि इसका जाता है O1 और A प्लस रिमेनिंग क्या होगा B से, B के नीचे वाला वेव फ्रंट है क्योंकि ये तो ब्लॉक कर लिया गया है। इसके अलावा ओपन कौन सा है B से W डैश वाला, यानी कि B से W डैश। ये वेव फ्रंट तीनों है, इन तीनों वेव फ्रंट के कॉम्बिनेशन से ही P1 पर इंटेंसिटी का डिसाइड होगा कि वो डार्क होगी या ब्राइट होगा या कितनी कम या ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए कि B और W डैश जो वेव फ्रंट है वो काफी दूर है, यानी कि इसके इफेक्ट को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके इफेक्ट को अगर हम नेगलेक्ट कर देते हैं अगर, तो हमारे पास क्या बचता है P2 पॉइंट पर बचेगा WO1 प्लस O1 और A, ये दो बचते हैं। अब हम इसको और बेटर समझने हम मानते हैं कि जो W से लेकर के जो A है, या फिर हम जो इस पूरे वेव फ्रंट के लिए W डैश पूरे वेव फ्रंट के लिए हम लोग जो एम्पलीट्यूड लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हमेशा, यानी कि W डैश वेव फ्रंट फॉर इस वेव फ्रंट के लिए एम्पलीट्यूड हम एम्पलीट्यूड क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं E0 बराबर E01 माइनस E02 प्लस E03 माइनस E04 एंड सो ऑन, ये अपन लिखते हैं। अब यहां पर जो हम देखते हैं कि B और W डैश इस वेव फ्रंट के कारण यहां इफेक्ट नेगलेक्ट हो गया। इसका मतलब हाफ वेव फ्रंट का तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इस वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, ऊपर वाला और नीचे वाला। नीचे वाले वेव फ्रंट को हमने यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया, तो यानी कि जो वेव फ्रंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी बचा हुआ वेव फ्रंट क्या होगा, बचा हुआ वेव फ्रंट तो ये होगा हाफ ए से W वाला, ये वेव फ्रंट बचा, यानी कि हाफ वेव फ्रंट जो होगा WO डैश। ये जो वेव फ्रंट जो बचा है, इस वेव फ्रंट के जो इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यानी कि W2 वेव फ्रंट के लिए एम्पलीट्यूड क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1/2 E01 माइनस E02 प्लस E03 और सो ऑन। और इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं जो हमने पहले मेथड लगा के सॉल्व किया था जो दिख रहा है आपको, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आएगा WO डैश के लिए जो वेव फ्रंट आएगा, जो एम्पलीट्यूड आएगा वेव फ्रंट का वो आएगा 1/2 और E01/2। इसका जो रिजल्टेंट परिणाम होगा वो क्या आएगा, E01/2 आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो वो आएगा E01/4। ये एम्पलीट्यूड किसकी वजह से आएगा, W और O1 इस वेव फ्रंट के कारण एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पर। अब जो चीज बच गई वो बच गया है, ये वाला एरिया बच गया है, ये जो है यानी कि O और A वाला, O1 और A वाला, यानी कि O1 और A वाला जो एरिया बच गया है, इसमें अब शर्त लगेगी वो कितना हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ करता है। मान लिया O1 अलाउ 1/2 एक हाफ पीरियड जोन को इसने अलाउ किया। अगर वो एक हाफ पीरियड जोन को अलाउ करता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, En बराबर E01/2, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर वो एक को, जो हमने पहले भी ज्ञात किया, अगर एक को अलाउ करता है तो क्या होगा, E01/2 होगा। तो यहां से अगर उसने एक अलाउ किया तो कितना आया, E01/2, और ये जो वेव फ्रंट बचा है
O1 से W का इसका परिणाम कितना आ रहा है E01/4, तो इसके इन दोनों का टोटल इफेक्ट P2 पर क्या होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड एट P2, एम्पलीट्यूड एट P2 वो क्या होगा, वो होगा E0 बराबर E, पहला तो ये E01/4 प्लस E01/2, यानी कि E01/4 तो किसकी वजह से है, इसे इतने की वजह से W O1 की वजह से, और इसमें उसने 1 को अलाउ किया, आपने अलाउ किया है, उसका इफेक्ट इतना आया, ठीक है। और मान लिया ये जो एरिया है A से O1 वाला, ये अगर 2 हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ करता है, अगर वो 2 हाफ पीरियड जोन्स को अलाउ करता है, यानी कि O1A अलाउ 2 हाफ पीरियड जोन, अगर 2 हाफ पीरियड जोन को अलाउ करता है तो कंडीशन क्या होगी, E0 बराबर, पहला तो ये आएगा E01/4 वाला, E01/4 वाला, और प्लस 2 हाफ पीरियड जोन अलाउ किए इसने, तो उसके लिए जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, E01 माइनस E02, E01 माइनस E02, और इसका जो टोटल परिणाम जो निकलेगा वो निकलेगा E01/E02/2। इसको मैं फर्दर अगर सोल्व करता हूँ तो E0 बराबर E01/4 प्लस E01/2 माइनस E02/2, और इसको अगर मैं एडिंग करके लिखता हूँ तो होगा 3/4 E01 माइनस E02/2। ये आपका 11th रीजन में परिणाम निकलेगा, और इसको समझने के लिए, इससे जो हमने जो परिणाम निकाला है इसको ग्राफ में अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखें तो उसका परिणाम ये होगा, जिसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर आपको 3 चीज दिखाई गई दे रही है, आपको 2 जो लाइनें दिखाई दे रही है, खड़ी लाइनें, जिनके बीच में इंटेंसिटी का जो ग्राफ बन रहा है, जिसमें सबसे सेंटर वाला जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का है, और इस जो दोनों लाइनें बनी हुई हैं, इन दोनों लाइन के लेफ्ट और राइट, यानी कि वो लाइनें जो हैं वो F और G पॉइंट के लिए बनी हुई हैं, और F और G के बीच का जो शैडो रीजन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि वहां पर जो इंटेंसिटी का जो है वो इंटरफेरेंस की तरह है, उसके अंदर इंटेंसिटी जो बनी है ब्लैक और व्हाइट, और जो G और जो F की जो लाइन है वहां पर भी आपको एक पीक दिखाई दे रही है डिफ्लेक्शन की एक, यानी कि अगर देखा जाए तो G और F के बाहर के रीजन में भी हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आता है, इस डायग्राम को क्लियरली देखने के ऊपर।